नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है सोइल रिएक्शन। सोइल रिएक्शन का मतलब आपके सिलेबस में आपके यहाँ चैप्टर के अंदर सोइल रिएक्शन लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब किसके बारे में पढ़ना है? अपन को सोइल पीएच के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सोइल पीएच के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सोइल रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ना है अपन को? सोइल पीएच के बारे में। सोइल रिएक्शन का मतलब ये है कि जो मिट्टी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको पीएच से किस तरह से प्रभावित होती हैं, और जो पीएच है उस कौन से पीएच पे कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सोइल के अंदर, उसके बारे में हम सोइल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब सोइल पीएच के बारे में पढ़ेंगे। सोइल पीएच के बारे में मैं बताऊं आपको, पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद में आप इनको नोट्स के रूप में बना लेना। ये जो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसका एक ही मकसद है कि टीचर्स के कई बार क्या होता है कि जो राइटिंग है वो सही से स्पेलिंग नहीं समझ पाता बच्चा, मतलब ढंग से नोट्स नहीं बन पाते। अब जो मैं लिख पा रहा हूँ जरूरी थोड़ी आप सारे सब समझो, तो उसकी वजह से पीपीटी का इस्तेमाल किया है। बाकी सारे कंसेप्ट है वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो ये आप एक ढंग से प्रॉपर नोट्स बना पाओ उसके लिए एक आपकी पीपीटी यूज के लिए की गई है। तो सबसे पहले पीएच का जो कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पीएच के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सोइल पीएच पे आएंगे। ठीक है, सोइल पीएच, तो सोइल पीएच का है, पीएच जो टर्म दिया था, पीएच शब्द दिया था, वो दिया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन एक साइंटिस्ट था, उसने पीएच शब्द दिया था। कौन से सन में दिया था? 1909 के अंदर। 1909 के अंदर 1999 के अंदर सोरेनसन ने पीएच शब्द दिया था। एक बात, इसके एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल होती है, मतलब जैसे स्केल होती है ना अपनी वो वाली स्केल, वैसे पीएच की भी स्केल होती है, जिसकी रेंज होती है, जो पीएच स्केल होती है उसकी रेंज होती है 0 से लेके 14। 0 से 14 इसकी रेंज होती है। तो इसको देखते हैं, ये 0, ये 14। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो है 7 पीएच पे, 7 पीएच पे इस तरह से इसकी ये पीएच स्केल होती है। तो 0 से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पीएच 14 तक ये जाता है। 7 पीएच पे कोई भी, यदि कोई भी मीडियम है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसका पीएच 7 है तो वो क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन मृदा है, मीडियम है। मृदा की बात नहीं कर रहे, बात सोइल की बाद में आएगी। ठीक है, यदि किसी सॉल्यूशन का, किसी विलियन का पीएच 7 से कम है तो वो क्या है? अम्लीय है। आई बात क्लियर? सिंपल सी बात है, किसी सॉल्यूशन, किसी विलियन का पीएच जो है 7 से कम है तो वह अम्लीय विलियन होगा। 7 है, किसी विलियन का पीएच 7 है तो वो उदासीन कहलाएगा। 7 से अधिक है तो वो कहलाएगा क्षारीय। क्या कहलाएगा? क्षारीय। क्लियर? अम्लीय जो पीएच होता है उसमें हाइड्रोजन आयन, क्या? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अधिक होती है। यहां पे पीएच 7 है, 7 पीएच है, तो इधर जो आप इधर आओगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब अम्लीय पीएच होता है, अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय विलयन होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पाई जाती है, मतलब हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? 7 पीएच से अधिक जाओगे, मतलब सारी पीएच है 7 से लेकर 14 पर, इस पे जो है हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो OH आयन की कंसंट्रेशन अधिक होगी। तो दो बात क्लियर हुई यहां पे, 7 से कम हाइड्रोजन, 7 से ज्यादा OH आयन कहते हैं। तो ये तो प्योर पीएच स्केल आई, ये है प्योर पीएच स्केल के बारे में बताई, जिसने सोरेंसन ने बताई। अब इस पीएच को हम पढ़ रहे हैं सोइल केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सोइल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हमको तो जो बेसिक जो केमिस्ट्री है ना, उसको उनके रूल रेगुलेशन, उनके जितने भी लॉ है, उनके जितने भी फैक्ट हैं, वो सारे आपके सोइल के अंदर अप्लाई करके सोइल की स्टडी करनी है। क्या? जितने भी केमिस्ट्री की चीजें, जैसे पीएच है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल जो पीएच है वो केमिस्ट्री की चीज है। अब हमको सोइल में वही स्केल अप्लाई करके अपने सोइल की मिट्टी की स्टडी करनी है, मृदा की स्टडी करनी है। तो किस तरह से हम वो देखते हैं। अब सोइल का पीएच पे आ जाओ, क्या आ जाओ? सोइल पीएच पे आ जाओ। सोइल पीएच पे तो पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? वही 0 से 14, 0 से 14 होती है। 7 पीएच पे क्या होता है? 7 पीएच पे उदासीन होती है। अब
वो प्योर प्योर था ना, ये जो स्केल थी उसको तो 0 7 14 ये डिवाइड किया था, 0 7 और 14, 7 से 14 सारी है, 7 से कम अम्लीय। ठीक है, अब हम सोइल पीएच का किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सोइल पीएच स्केल का डिवाइड कर रहे हैं। सोइल पीएच को अलग अलग पीएच के आधार पर, अलग अलग पीएच रेंज के आधार पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहले किया इसको 7, 7 पे कैसा रहता है, उदासीन। उसके बाद में इसको डिवाइड किया 4.5, 8.5, ये 0, 4.5, 7, 8.5, 14। आई बात समझ में? यहां से लेके यदि ये पीएच रेंज है, क्या यदि कोई भी मर्दा है उसका पीएच 4.5 से कम है तो वो मर्दा कहलाती है एसिड सल्फेट सोइल या केट क्ले। क्या कहलाती है, केट क्ले। केट क्ले बोल दो या इन्हीं मर्दाओं को कहते हैं एसिड सल्फेट सोइल। अम्लीय सल्फेट मर्दा। ठीक है, पीएच 7 से यदि कम है, 4.5 तक है, तो यहां कहते हैं अम्लीय मर्दा। क्या कहते हैं, अम्लीय मर्दा। यहां क्या पाई जाती है, यहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पाई जाती है, मतलब पीएच 7 से कम होना चाहिए। यदि आपको कहीं लिखा मिल जाए पीएच 7 से कम है तो किस टाइप की मर्दा है, वो अम्लीय टाइप की मर्दा है, ये रेंज नहीं दी जाएगी आपको। आपको नॉर्मली पूछा जाएगा अम्लीय मर्दाओं के बारे में, ऐसे नहीं कि 7 से 4.5 अम्लीय मर्दाओं का पीएच होता है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन में ये आएगा कि अम्लीय मर्दाओं का पीएच होता है, क्या होता है, अम्लीय मर्दाओं का पीएच होता है, तो आप करोगे 7 से कम। 7 से लेके 8.5 पीएच तक क्या होता है, 7 से लेके 8.5 पीएच तक होता है, ये रेंज है ना, ये होती है लवणीय मर्दा। यहां पाई जाती है लवणीय मर्दा। लवणीय मर्दाओं का पीएच कितना होता है, 7 से लेके 8.5 के बीच में। ठीक है, तो इसका लिखा हुआ क्या मिलेगा, लवणीय मर्दाओं में लिखा हुआ ये मिलेगा जिन मर्दाओं का पीएच 8.5 से कम होता है। अब ये नहीं आपको देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन में मिलेगा या कहीं मिलेगा आपको 8.5 से लेके 7 तक, नहीं, ऐसा लिखा मिलेगा लवणीय मर्दाओं का पीएच होता है वो 8.5 से कम होता है। लिखने को तो ये लिखेगा, लेकिन एक्चुअल ये बात यही है, चीजें मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं मैं। बाकी जो है 7 से लेके 8.5 पीएच के बीच में जो मर्दाई होती है वो किस टाइप की होती है, लवणीय मर्दाई होती है। 8.5 से अधिक, 8.5 से अधिक होती है वो होती है सारी मर्दाई। सारी मर्दाई तो 3 टाइप की मर्दा बता दी मैंने आपको, केट क्ले सोइल के अलावा 3 टाइप की मर्दा बता दी। अम्लीय मर्दा जिनका पीएच 7 से कम होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक पाई जाती है। 7 से 8.5 के बीच में लवणीय, 8.5 से अधिक सारीय। तो सारीय, लवणीय, अम्लीय 3 प्रकार की मर्दा बताइए मैंने आपको। ठीक है, तो ये है। अब ये पीएच इंपोर्टेंट कैसे, पीएच स्केल इंपोर्टेंट कैसे, जो पोषक तत्व, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में। चलो यही थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आपका जो स्लाइड आएगी ना पोषक तत्वों के बारे में तब देखेंगे। पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है। पौधे की वृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं पौधे के लिए, 17। तो ये 17 पोषक तत्व है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट। बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकिल, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन, तो ये 17 मैंने आपको जो पोषक तत्व बताए। इसके अलावा जो CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो जो आपको एयर और वाटर से मिलते ही हैं। तो इनके बारे में जो है वो आप देखोगे कि अलग अलग पीएच पर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलेंगे। बात करते हैं अम्लीय पीएच पे कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट मिलेंगे आपके, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक ये मिलेंगे। आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये जो न्यूट्रिएंट हैं वो अम्लीय पीएच पर अधिक मिलेंगे। तो पीएच, मृदा का पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। मैं सारा कंसेप्ट बता रहा हूं, ये कंसेप्ट जो अभी ये जरूर समझ लेना। ये समझने के बाद जो आगे की जो थ्योरी आएगी ना,
तब आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं जो आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक है, इन ये जो आयन है, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी उपलब्धता, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, इन सूक्ष्म तत्वों की जो उपलब्धता है वो पीएच बढ़ने के साथ घटती है। या दूसरी भाषा में से बोलता हूं कि पीएच घटने के साथ इनकी अवेलेबिलिटी, इन पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। अधिक पीएच पे 7 पीएच से अधिक पे कौन से मिलते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये आयन पाए जाते हैं। क्या? ये आयन पाए जाते हैं। तो आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा ये है कि जो पीएच है ना, जो H2O है, अब बात आती है कि पीएच स्केल जो है, पीएच जो स्केल है उसकी पीएच की रेंज, पीएच वैल्यू की रेंज 0 से 14 ही क्यों होती है? क्या 0 से 14 ही क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि वाटर का कांस्टेंट है जो है वो 14 होता है। कैसे? H2 है, H2 को डिवाइड करेंगे तो किस में टूटेगा? H प्लस एंड OH माइनस, प्लस OH माइनस। जब जल का अणु है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये डिसोसिएट होगा, जब टूटेगा तो किस में बदलेगा? H प्लस और OH माइनस। तो ये तो पाया जाता है अम्लीय मीडियम में, ये तो पाया जाता है अम्लीय मीडियम में, और ये पाया जाता है क्षारीय माध्यम में। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसका इस तरह से जैसे जो कांस्टेंट होता है, वाटर का जो कांस्टेंट होता है वो इस तरह से देखते हैं। हाइड्रोजन आयन होता है, उसकी भी 7 होती है पावर, और इसकी भी 7 होती है। तो 7 और 7 कितनी हुई? 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14। ये 10 टू द पावर 14 है, इसीलिए 0 से 14 होता है। यदि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। यदि 14, ये 14 है, 14 में से 8 ये हो गया। यदि हाइड्रोक्सिल आयन 8 है, ये 14 से इनका योग जो है ना, हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्सिल है, H और OH आयन है, इनका जो योग है ना वो 14 से अधिक कभी नहीं जाएगा। यदि ये 8 है, इनकी कंसेंट्रेशन 8 पाई जाती है, तो ये कितना आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 हो गए, 6 हुआ इस तरह से। तो 10 टू द पावर फिर -6 ऐसे लिखते हैं इसको, 10 टू द पावर -6, इस 6 को इस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10 टू द पावर -8। अब क्वेश्चन ये आएगा 10 टू द पावर -8 हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 10 टू द पावर -6। आया बात समझ में? अब आपके मेन जो थ्योरी है उस पर आते हैं। परिभाषा, पीएच की तो परिभाषा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। इसलिए जो पीएच की परिभाषा है ना वो ये होती है, पीएच की परिभाषा जो है ना, पीएच की डेफिनेशन वो ये होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। तो पीएच की डेफिनेशन ये है, पीएच की डेफिनेशन ये है, परिभाषा, ये परिभाषा पीएच की ये है। ठीक है, अब इसको हिंदी में तो आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसको मैं अब थ्योरी में लिखूं तो किस तरह लिखूंगा? पीएच की डेफिनेशन, पीएच की परिभाषा जो है वो इस तरह से लिखूंगा, नेगेटिव, जो ये लिख रखा है ना उसको चीज लिख रहा हूं, नेगेटिव, माइनस का निशानों से नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लॉग, लॉग का मतलब लॉगरिथमिक, नेगेटिव लॉगरिथमेटिक, लॉगरिथम, क्या यार ये
नेगेटिव लोगरिथम ऐसे लिख लेना इसको, ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। ये पीएच की परिभाषा है। तो बहुत सारे अब कंसेप्ट बता दिए मैंने। अब आते हैं आपके मेन जो है ना, अब मैं थ्योरी आपको सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको सोइल जो रिएक्शन है, सोइल रिएक्शन में हम सोइल पीएच पढ़ते हैं। पीएच के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, जो कंसेप्ट, जो स्टार्टिंग वाली बेसिक चीजें थी, वो मैंने बताई आपको। आगे हम जो अपन जो टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। अब ज्यादातर जो है आपको जो बोला है ना अभी तक, यदि आपने ये वीडियो ढंग से सुना है मेरा, यदि अभी तक ढंग से सुनी है बातें, तो आपको ये जो लिखा है अपने आप मेरे बोलने के बिना, आपको रीडिंग के बिना समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है। मृदा अभिक्रिया, सोइल रिएक्शन। मृदा अभिक्रिया मृदा मिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य वह संबंध है जो एक निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। क्या? जो मृदा पीएच के द्वारा निर्धारित की जाती है, वो बात लिख दी कि मृदा अभिक्रिया है उसमें मृदा पीएच को ज्ञात किया जाता है। मृदा अभिक्रिया से मृदा पीएच निर्धारित होता है और मृदा अभिक्रिया का उससे पता चल जाता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्सिल आयन है, उसके संबंध का पता चल जाता है। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ये निर्धारित करते हैं कि वो मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। उदासीन 7 पीएच, 7 से ज्यादा पीएच क्षारीय, 7 से कम पीएच अम्लीय। यहाँ हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा या हाइड्रोक्सिल सारी मृदाओं में पाया जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने बताया। दूसरे शब्दों में देख लेते। दूसरे शब्दों में मृदा अभिक्रिया का अभिक्रिया मृदा विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता से। बात तो वही है, बात तो वही जो बताए वही है। मृदा विलयन में विभिन्न तत्व आयंस के रूप में होते हैं, ठीक है। अम्लीय आयंस जो होते हैं, अम्लीय मृदाओं में ये आयन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट, सल्फेट, ये अम्लीय मृदाओं में पाए जाते हैं, ये याद रखना। अम्लीय मृदाओं में मैंने आपको ये यहाँ कहा था ना, कहाँ बताया था आपको? यहाँ बताया था कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, इनके अलावा हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट एंड सल्फेट, ये आयन्स जो है अम्लीय मृदाओं में अधिक पाए जाते हैं। मेनली पूछे तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अधिक पाई जाती है। उसके बाद में ये है कि जो सारी आयन्स हैं, सारी पीएच है, उसमें कौन से आयन पाए जाते हैं? हाइड्रोक्सिल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आयन पाए जाते हैं। जो मैंने आपको ये बताया, देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन तो रहता ही है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन तो रहता ही है। तो ये आयन्स जो है आपके सारी पीएच पे, पीएच 7 से अधिक है तो ये आयन ज्यादा पाए जाएंगे। 7 से पीएच कम है तो आपके ये हाइड्रोजन, नाइट्रेट, आपके सल्फेट, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये आयन्स पाए जाएंगे। तो आपको कैसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके कि अम्लीय मृदाओं में कौन से आयन की उपलब्धता अधिक होती है, सारे मृदाओं में कौन सी आयन्स की उपलब्धता इनकी कम होती है और इनकी अधिक होती है। तो किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी क्वेश्चन आओ, आप अटेम्प्ट करने में सक्षम रहेंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है। मृदा विलयन में, ठीक है, मृदा कोलोइड पर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रता अपेक्षा अधिक होता है तो मृदा अम्लीय एसिडिक होती है। सिंपल सी बात है, एसिडिक जो सॉइल होती है उसमें हाइड्रोजन आयन होता है और सारी मृदा उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है, बस यही है। और यदि OH और हाइड्रोजन आयन और OH आयन यदि समान संख्या में है तो वो मृदा कैसे कहलाएगी? न्यूट्रल कहलाएगी। क्लियर? अब आ जाओ सोइल पीएच पे। सोइल रिएक्शन के बारे में समझ के आ जाओ सोइल पीएच के ऊपर। शुद्ध जल विद्युत कुचालक होने पर, शुद्ध जल है विद्युत कुचालक होने पर एक निर्बल विद्युत इलेक्ट्रोलाइट होता है। साधारण ताप पर इसका विघटन अल्प मात्रा में होता है जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। H2O का आयोनाइजेशन होता है, टूटता है तो हाइड्रोजन और OH माइनस में बदलता है। ये मैंने बताया सब। इस द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इंटू OH आयन का सांद्रण अपॉन अविघटित ये रहा, अविघटित H2O का सांद्रण बराबर स्थिरांक आता है। और स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैसे करते हैं? जिसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन अपॉन H2O इस तरह से निकाल ले जाते हैं। ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है जो मैंने ये बताया। वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वो टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में
कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इनकी रेंज कितनी होती है 0 से, इनका जो टोटल योग कितना होता है 10 से 10⁻⁻14, मतलब 0 से 14 ही होता है, इसलिए पीएच की रेंज होती है 0 से 14 होती है। ये हाइड्रोजन आयन के बारे में मैंने दोबारा रिपीट करने की कोई चीजें है नहीं, मैंने बताया था आपको। ये कह रहा है कि यदि शुद्ध जल विद्युत जल है, कुचालक है। शुद्ध जल का मतलब यदि अशुद्ध जल है, आपका प्योर वाटर है, तो उसमें आपकी विद्युत चालकता नगण्य बराबर होगी। यदि आपका अशुद्ध जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो उसमें आप यदि आप विद्युत प्रवाह करोगे, उसमें अपना चेक करोगे तो बिल्कुल विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। एक बाल्टी भरी आपने पानी की, बाल्टी में आपने विद्युत के तार डाल दिए, यदि वो प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर है, अशुद्ध जल है, तो आपके करंट नहीं आएगा। और आपने टेप वाटर है, जो अपने नल से भरा हुआ पानी, उसमें बिजली के तार डालो और फिर हाथ डालो, कैसे झटका लगता है आपको, है किसकी वजह से? क्योंकि वो साल्ट की वजह से निकलता है, होता है। तो ये कह रहा है कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है ना प्योर वाटर, वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि H2 का डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन में होता है, और इनका कांस्टेंट होता है वो क्या होता है 10⁻⁻14 होता है। इसके अंदर कैसे होता है 10⁻⁻+ 10⁻7। 7 और 7 कितने हुए 14 हुए। ये 7 किसके हाइड्रोजन के, और ये 7 किसके हाइड्रोक्सिल के, ये किसके हाइड्रोक्सिल आयन के। वही चीजें बार बार आ रही है जो मैंने स्टार्टिंग से समझा है ना चीजें, वो सारे चैप्टर में वही घूम फिर के उससे रिलेटेड चीजें आएगी। कोष्टक में लिखी उन आयन्स की सांद्रता को प्रदर्शित करती है जहां की एक विघटन स्थिरांक है, एक निश्चित ताप पर अणु पर सांद्रता स्थिर होती है। स्थिर कितनी होती है के H+OH, इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, दो स्थिरांकों का गुणा भी स्थिरांक होता है। जल में जो चीजें समझा रखी है ना उसको वो लिख रखा है। ठीक है, एक 1 × 10⁻14 होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बराबर होती है 7 पे बराबर हो जाती है। 7 pH है, उस पर 7 सास हो जाती है। एसिडिक होता है तो हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सारी होता है तो यह आयन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 ग्राम आयन से प्रति लीटर है से अधिक है तो विलयन अम्लीय है, कम है तो सारी है। बात वही है घूम फिर के, कैसे लिख दो इसको। पीएच शब्द सोरेनसन ने दिया था 1909 के अंदर, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये पीएच की डेफिनेशन है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ये लिख रखा है था। ठीक है भाई, ये तो लिखा था ना, ये क्या चीज बता रहे हैं इसमें, ये पीएच की डेफिनेशन बताई थी, लिखी भी थी, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की डेफिनेशन लिखी है, वही डेफिनेशन वहां है। ठीक है, एक्टिविटी हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी लिखा ही था। ठीक है, वही चीजें। H और OH का मान 14 होता ही है, 7 pH पे 7 सास हो जाता है। वो चीजें बार बार वही लिखने के अलग से कोई है नहीं इसकी। जो कंसेप्ट चीजें वही बता रखे। हाँ, अब वो मैंने बताया कि एक इनका मान फिक्स 14 होना बराबर है। यदि पीएच यदि इसमें है कि एसिडिटी है, अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ना 1 है, तो यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 है तो OH की कितनी होगी 14 होगी। 0 से 14 यहां इस रेंज पे आओ, यदि ये 1 है तो इसकी 14 होगी, इसकी 0.1 आ गई पीएच, ये 0 pH पे 0 pH होता है ना, pH 0 होता है, उस पे 0 pH पे क्या होता है हाइड्रोजन तो होता है, जो pH होता है उस पे हाइड्रोजन आयन की नॉर्मेलिटी 1 होती है और इसकी 14 होती है। ठीक है, OH की यदि pH 1 हो गया तो पॉइंट बढ़ते जाए, 1 0 बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा। ये तो देखो कम होता जाएगा OH का, और जो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी ये कम हो जाएगा, क्योंकि योग तो 0 पे या 14 है। यदि pH 0 है उस पे हाइड्रोजन आयन की 1 है, तो 0 pH पे इसकी 1 है तो इसकी 14 होगी, इसकी 14 होगी। देखो हाइड्रोजन आयन की, ये जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, यदि कोई भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 0.001 है, ये है 0.01 है, दो डबल दो जीरो ना, ये है, तो बताओ इसकी ये कंसंट्रेशन है तो इसका पीएच कितना होगा, तो पीएच गिनने ना 1 2 3 होगा। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि एक कोई अम्ल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई अम्ल है उसकी कंसंट्रेशन है, ये देख लो आप, ये ले लो, उसकी कंसंट्रेशन 0 पॉइंट कितने 0 है 1 2 3 4 0 है,
1 2 3 4 और फिर 1 है। कोई भी अम्ल है, आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा, कोई भी अम्ल है उसकी सांद्रता इतनी है, कोई भी अम्ल है उसकी सांद्रता इतनी है, कितनी 0.0001 है, तो बताओ उस विलियन का पीएच कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि कोई अम्लीय विलियन है उसकी सांद्रता इतनी है, जो ये जो दे रखी है, बताओ उस विलियन का पीएच कितना होगा। तो गिन लेना, पॉइंट से आगे की जो संख्या है ना इधर से गिन लेना, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 होगा। अब देख लो इस कंसंट्रेशन में पीएच कितना है, 5। ये गिन लेना आप, तो ये पॉइंट से आगे की संख्या गिन लेना और पीएच का बता देना, सिंपल सा है। इस टेबल का मतलब यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत देखना। पीएच स्केल के बारे में भैया मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, चीजें वही लिख रखी हैं। 0 से 7 इसकी रेंज होती है, 7 पर उदासीन होता है? एच और ओ एच का मान जो उदासीनता पर 7 होता है, यदि उदासीन पीएच है 7, एच और ओ एच का 7 होता है, ठीक है। और वो चीजें बता रखी है, इसमें पढ़ लेना आपको, वही चीजें बता रखी हैं। ये 10 गुना बढ़ता है, ये जो है ना, ये चीज ये बता रहा है, ये जो बढ़ रहा है ना 1.110 बढ़ रहा है, मतलब 10 गुना कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि यदि पीएच 7 है, यदि पीएच 7 है तो इस पे गिनोगे ना 1 2 3 4 5 7 आएगी, पॉइंट ही आगे। तो 7 पीएच से 6 पे जाते हैं तो जो है कंसेंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन 10 गुना बढ़ती है, वो है भाई 0 से 7, 7 से 0 है उसकी एसिडिक, 7 से कम पीएच है मिट्टी का तो एसिडिक होता है। तो 6 5 4 3 2 1 और 0, ऐसे इस तरह से ये पीएच स्केल है। तो 7 से यदि 6 पीएच आएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाएगी, मतलब 10 के स्केल पर चलती है, 10 के पोर्शन पर चलती है। और 7 से 5 पे आ गया तो 100 गुना बढ़ जाएगी, 7 से 4 आ गया तो 1000 गुना बढ़ जाएगी। 10 10 ही तो बढ़ता है, 10 के मल्टीप्लाई 100, 100 का मल्टीप्लाई 1000, ऐसे ही बढ़ते हैं। वो ये लाइन ये कह रहा है पीएच मर्दा का, इसमें नहीं है, इसमें इससे आगे, हाँ ये लिख रहा है पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक होती है। ये कह रहा है कि यदि पीएच 7 है उसकी तुलना में पीएच 6 है, उस पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 गुना होगी। तो पीएच 5 पे 7 की तुलना में कितनी होगी, 1000, 4 पे 10,000, ऐसे, अर्थात 0. वो होगी, ठीक है, वो ये चीजें कह रहा है। 5 पीएच पे कितनी होगी, 10 गुना और अधिक होगी 6 की तुलना में। तो ये जो नीचे की जाएगी वैसी होती जाएगी। अब एक शब्द है प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्या? प्रतिशत बेस संतृप्ति। बेस प्रतिशत संतृप्ति क्या होता है? पहली बात तो बेस क्या होते हैं वो देखो। बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं कैल्शियम, ये ध्यान से सुनना इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इन 4 आयन को कहते हैं बेस आयन। क्या कहते हैं? बेस आयन। बेस आयन की संतृप्ति का मतलब है कोई भी मर्दा कोलोइड है, जैसे कोई भी मर्दा कोलोइड है, उसके ऊपर ये 4 आयन है ना, तो यदि खूब सारे हैं तो कहते हैं कि बेस से मर्दा संतृप्त है, तो बेस परसेंटेज है वो अधिक होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया था ये कौन से पीएच पर अधिक होते हैं। देखो ये पहले बताया, याद रखो, चीजें कंटिन्यू रखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। यहां ये मैंने बताया था 7 पीएच है उससे अधिक पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। ये और 7 पीएच से इन आयंस की, इन्हें बेस आयन कहते हैं, इनकी कंसंट्रेशन अधिक होती है, इनकी उपलब्धता अधिक होती है। 7 पीएच पे ये नहीं होते, बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये पोटेशियम, आपका सोडियम है, इन ये जो 7 पीएच जो अम्लीय है उस पे बहुत कम होते हैं। तो होते कौन से हैं वहां पे? हाइड्रोजन के, एल्यूमिनियम के आयन, ये कैटायन की जगह ये आ जाते हैं। तो बात वो है। अब देखो, दोबारा आओ, तो ये बताओ अम्लीय मृदाओं में
कि जो बेसेज है उनकी सेचुरेशन है, मतलब उनका कंसंट्रेशन है, वो अम्लीय मृदाओं में कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम है, अम्लीय मृदाओं में कम होगा, सारी मृदाओं में बेस सेचुरेशन अधिक होगा। अम्लीय मृदा है ना, अम्लीय मृदा, उसमें बेस सेचुरेशन परसेंटेज, बेस सेचुरेशन परसेंटेज कम होता है, और सारी मृदाओं में बेस सेचुरेशन परसेंट अधिक होता है। अधिक इसलिए होता है क्योंकि बेसिक आयन ज्यादा होते हैं, कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ज्यादा होते हैं। कम इसलिए होता है क्योंकि ये कम होते हैं, सिंपल सी बात है, जो चीज ज्यादा होगी वो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। अब देखते हैं क्या कह रखा है। कोलाइडल जटिल के विनिमय भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के अपेक्षित अनुपात को प्रतिशत बेस संतृप्ति से दर्शाया जाता है। स्पष्टतः कम बेस सेचुरेशन प्रतिशतता पर अम्लता अधिक होती है। सोच से लगभग बेस प्रतिशत का अर्थ उदासीन का, ये ज्यादा ही कुछ हिंदी लिख रखी है, चीजें वही है। अम्लीय मृदाओं में बेस सेचुरेशन कम होता है क्योंकि ये आयन कम होते हैं, सारी मृदाओं में बेस सेचुरेशन अधिक होता है क्योंकि ये आयन होते हैं, वही चीज है। नेचर ऑफ मिसिल की प्रकृति, समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलोइड के पीएच मान अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये विभिन्न कोलोइडी पदार्थ की मृदा विलयन को हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता अलग अलग होने के कारण होती है, अर्थात बेस संतृप्ति की स्थितियां कम होने पर कार्बनिक जटिल पर्याप्त प्रबल अम्ल विनिमय स्थिति होने के कारण बहुत कम पीएच मान देते हैं। इनके विपरीत आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन अपेक्षाकृत कम होता है। मृदाओं में इस प्रकार के कोलोइड की प्रधानता होने से एक दिए गए बेस संतृप्ति पर अपेक्षाकृत अधिक पीएच होगा। सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस व हाइड्रस ऑक्साइड के मध्य स्थिर होता है। विभिन्न प्रकार के क्लेज वियोजन मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होती है। जैसे सिलिकेट क्ले में मोंटमोरलाइट क्ले का सबसे अधिक व कोयोनाट का सबसे कम वियोजन होता है। इसलिए 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का पीएच 5.2 से 5.8, हाइड्रोक्स का 6 से 7, कार्बनिक का पीएच, ये याद रखना है, 4.5 से लेके 6.5, इसमें नहीं दे रखा, इसमें 5.5, 6.5, छोड़, इसको ये याद नहीं है, ये तो बफरिंग कैपेसिटी की बात, वो आगे पढ़ेंगे। तो जो है बेसिक सॉइल होती है ना, सारी मृदाएं होती हैं, पीएच 7 से ज्यादा होती है, उनका बेस सेचुरेशन परसेंट ज्यादा होता है, 50% से अधिक होता है, 50% से अधिक होता है। अम्लीय मृदाओं में 50% से कम होता है। बात वही कह रही है, नेचर क्या है। और रही बात ये कि मोंटमोरलाइट टाइप की क्ले है ना, मोंटमोरलाइट टाइप के अंदर जो कैटाइंस हैं वो आप जहां मोंटमोरलाइट है वहां पे बेस सेचुरेशन ज्यादा है। मतलब प्रकृति क्या है, मिसिल की प्रकृति, मतलब क्ले का टाइप का दे रखा है यहाँ पे। अलग अलग टाइप की क्ले है, जैसे केओलनाइट है तो उसकी बेस सेचुरेशन हमेशा कम होगी। मोंटमोरलाइट टाइप की क्ले है, मतलब मोंटमोरलाइट टाइप की क्ले है तो उसमें बेस सेचुरेशन अधिक होगी, वो चीज कह रहा है। तो इसमें बेस सेचुरेशन परसेंट मोंटमोरलाइट में अधिक होगी, केओलनाइट है उसमें कम होगी बेस सेचुरेशन परसेंटेज। ये याद रखना, और बाकी कुछ नहीं है, ऐसे ही कर रखा है इसमें, वो चीजें वही है सेम। टाइप्स ऑफ एडजॉर्ब बेसेज, कोलोइडल जटिल में उपलब्ध अधिशोषित भस्मों की तुलनात्मक मृदा का भी मृदा पीएच पर प्रभाव होता है। सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच कैल्शियम मैग्नीशियम संतृप्त मृदाओं पीएच से अधिक होता है। बेस से संतृप्त 90 है, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम परसेंट का अनुपात यदि 10 है तो दूसरे अनुपात में, छोड़ो इसको, छोड़ो, कुछ नहीं है। मेजर चेंज इन सोइल पीएच, मृदा पीएच में परिवर्तन लाने वाले कारकों को दो मुख्य समूह में बांटा जा सकता है, अम्ल उत्पादक कारक और भस्म का मतलब सार। बेस उत्पादक कारक मतलब यह है कि सोइल पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है कि सोइल पीएच को एक तो एसिडिक वाले, एक बेसिक वाले। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका एसिड फॉर्मिंग फैक्टर्स, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन से क्रिया से। इसका मतलब यह है कार्बनिक एसिड बन जाता है। इसका मैं बता देता हूं। मिट्टी के अंदर पानी होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, जल होता है।
मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव अपनी क्रिया करते हैं श्वसन के दौरान, सूक्ष्म जीव अपने श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बन और सूक्ष्म जीव की जो है पॉपुलेशन है वो कब ज्यादा होगी? जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन करते हैं तो सूक्ष्म जीव उसको खाते हैं, उस पर क्रिया करते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की क्रिया उतनी अधिक होगी। तो क्या करते हैं कि जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड बना देती है, H2CO3 बना देती है, जिसका H2CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल बना जाती है। तो यदि अम्ल बन गया तो पीएच उसका कम होगा कि नहीं होगा? पीएच 7 से डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये है कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो पीएच को प्रभावित करता है कि नहीं करता? कैसे करता है? ऑर्गेनिक मैटर की वजह से सूक्ष्म जीवों की क्रिया बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की क्रिया बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे श्वसन के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? वाटर के साथ क्रिया करेगी और क्या बनाएगी? एक अम्ल बनाएगी। उस अम्ल का नाम है कार्बोनिक अम्ल। क्लियर? दूसरा आपका अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी मृदा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। यदि आप क्या डालते हैं कि जो उर्वरक डालते हैं ना कई, जैसे ये आपका H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, ये डालोगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सीधी सी बात है इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये कहां से आएंगे? अमोनियम सल्फेट। यदि अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, उसको डालोगे, अमोनियम सल्फेट से क्या आ गया? सल्फेट आ गया। सल्फेट क्या आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, तो ये आ गया। नाइट्रेट वाले नाइट्रेट आ गया। तो ये तीसरा फैक्ट है, नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने के कारण सारों का लीचिंग द्वारा हार्श होने पर कारण अम्लीयता हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जहां पे ज्यादा बरसात होती है वहां पे अम्लीय मृदा पाई जाती है। आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इधर बरसात ज्यादा होती है, मिजोरम, मणिपुर, ये जो है ना यहाँ पे अम्लीय मृदा पाई जाती है आसाम की तरफ। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां बरसात ज्यादा होती है। बरसात ज्यादा होती है तो मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? जो बेसिक कैटाइन्स हैं, बेसिक कैटाइन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या करते हैं? पानी के बरसात पानी के साथ मिट्टी के घुल के उनकी लीचिंग हो जाती है। तो सरफेस सॉइल है, सतही मृदा है, उससे बचा कौन सा? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन, जो आपके अम्लीय मृदाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सीधी सी बात है, नम प्रदेश है जहां बरसात ज्यादा होती है वहां अम्लीय मृदा पाई जाती है। क्लियर? ये तो हुई आपके एसिडिक, यहां तक कि भाई एसिड जो कारक है, अम्ल एसिडिक फैक्टर जो आपके अम्लीय मृदाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो बाकी का जो बेसिक फैक्टर्स हैं और बाकी की जो आपकी सोइल रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि ये क्लास यदि पूरा यह सोइल रिएक्शन एक क्लास में करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, इस क्लास में मैंने आपको समझा दिया। बाकी तो सारा आपको वैसे फैक्ट याद करना है, चीजें जो कंसेप्ट वाली थी आपको मैंने समझा दी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।